जय हिंद, वंदे मातरम। एनसीईआरटी की जो क्लासेस हमने स्टार्ट की थी, आज उसका हमारा क्लास नंबर 4 है। हम अभी तक 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। जियोग्राफी हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 स्टैंडर्ड 6 की जो है जियोग्राफी हमने स्टार्ट की थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें हम सिर्फ 2 ही परिमंडल्स की बात करेंगे, एक तो लैंड और एक वाटर, स्थलमंडल और जलमंडल। इसके बारे में जस्ट आज हम बात करेंगे, यही हमारा टॉपिक रहेगा। एट फर्स्ट हमें सब चीज़ जो जानने की है वो ये है कि अपने अर्थ पर 71% तो वाटर है, जल है, एंड 29% जो है लैंड है, यानी कि भूमि है। स्थलमंडल को भूमंडल भी कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 इम्पोर्टेंट परिमंडल हैं, इनको आज हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके बारे में सबसे पहले तो आप ये देखिए, एक चीज़ को आप ध्यान रखना, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। जब ये 0 डिग्री विषुवत रेखा इसको काटेगी तो, और जब इसको हम 0 डिग्री देशांतर से लेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। ये हमें महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति के बारे में बताने के लिए काम आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे महाद्वीप और महासागर क्या हैं। जो हमारी जलमंडल है उसमें अपने महासागर आते हैं, जलमंडल में आते हैं महासागर, और टोटल महासागर 4 और 5। 4 और 5 क्यों है? कुछ लोग 4 मानते हैं, कुछ 5, तो अपन तो 5 को जो है पढ़ेंगे। फिर है लैंड। लैंड में जितने भी हैं उसको बोलते हैं अपन महाद्वीप। महाद्वीप टोटल महाद्वीप हैं 7 और 8। हम पढ़ेंगे 7, 8 क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम ओशिनिया को नहीं पढ़ेंगे। ओशिनिया को हम ऑस्ट्रेलिया का पार्टी नहीं मानेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन सबको आज हम जो है पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशिया से। एक एक चीज़ को हम उठाएंगे। सबसे पहले हम महाद्वीप को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे महासागर को। महाद्वीप है क्या? महाद्वीप होते हैं, ये भूमि का एक बहुत विशाल क्षेत्र होता है। भूमि का विशाल क्षेत्र जो वाटरलॉक्ड होगा, कनेक्ट होगा किससे? या तो वाटर बॉडी से कनेक्ट होगा, जल निकाय, किसी जल निकाय से कनेक्ट होगा, या फिर दूसरे जो महाद्वीप है उनसे कनेक्ट होगा, ठीक है। हर महाद्वीप का स्पेशल एक फीचर होता है। तो टोटल महाद्वीप हैं 7। सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे छोटा जो है वो है यूरोप। से बड़ा ऑस्ट्रेलिया, से बड़ा है अंटार्कटिका। 5, 6, 7 ये इनके साइज के हिसाब से इनका जो है क्रम है। एशिया जो फर्स्ट पे आता है, अफ्रीका सेकंड नंबर पे है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। सबसे छोटा जो है वो यूरोप है। इसमें बस फैक्ट ये 2-3 याद रखने हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा। अब हम देखते हैं स्पेशली एशिया को।
एशिया के बारे में क्या क्या फैक्ट हैं। एशिया के बारे में हम 3-4 फैक्ट इसमें दे रखे हैं, उस 3-4 फैक्ट को अपन पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि ये जो पूरी पृथ्वी है उसका 1/3 भाग है, ये बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा यही है, मतलब बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि ये अपनी अर्थ है, ये 0 डिग्री है, तो ये एशिया है, ये इतना बड़ा है। लगभग ये जो है 1/3 भाग जो है इसका है, लगभग है, ये कंप्लीट पूरा वो नहीं है। अब हम इसको देखेंगे कि ये कौन से गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। एंड अब इससे देखिए ये पूर्वी गोलार्ध में भी है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। थोड़ा बहुत जो है ये मतलब कम्प्लीटली जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ से हम इसकी देखेंगे पोजीशन, तो ये यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में और यहाँ से पूर्वी गोलार्ध में। डायरेक्शन से हम आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3, इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी पर्वत चोटी वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8848.8 किलोमीटर, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और इसके बारे में कोई ख़ास फीचर, यहाँ पे हिमालयन रेंज है और ये यूरोप से अलग होगा, तो वहाँ पे एक पर्वत है यूराल पर्वत, तो ये यूराल पर्वत से जो है यूरोप से डिवाइड होगा, यूरोप से अलग पृथक हो जाएगा यूरोप से, यूराल पर्वत से। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस एनसीईआरटी में दिए गए हैं। बाकी जो हम कंप्लीट इसका जो पढ़ेंगे वो माजिद हुसैन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि इसमें से रेखाएं कौन कौन सी होके जाती हैं। ये अपन ने पढ़ी थी 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। तो इससे देखो ये इसके ऊपर ही ऊपर होगा 0 डिग्री से, 0 डिग्री है विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो एशिया से होकर केवल एक ही रेखा जाएगी और वो है कर्क रेखा, केवल कर्क रेखा गुजरेगी। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरेगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंद महासागर है, इधर यूरोप है, ऊपर इसके यूरोप पड़ जाएगा, अंटार्कटिका पड़ जाएगा। तो इससे केवल एक ही जो है महासागर जो है टच हो रहा है, एक महासागर टच करता है इसको। अब दूसरा देखते हैं हम, ये तो हमने फर्स्ट देख लिया एशिया, दूसरा से समझिए। दूसरा अपन पढ़ेंगे यूरोप। यूरोप फर्स्ट चीज, यूरोप ये जो है वाटरलॉक्ड है, वाटरलॉक्ड मतलब पानी इसके तीनों साइड जो है पानी है, 3 साइड से, 3 तरफ से पानी से घिरा है ये। सेकंड थिंग, यूराल पर्वत। थर्ड चीज़, यूराल पर्वत जो है इसको एशिया से अलग करता है। थर्ड चीज़, इसमें से ना तो 0 डिग्री जाएगी ना 23.5 डिग्री जाएगी, इससे जाएगा आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। सेकंड, फोर्थ चीज़ इसमें जो है वो ये है कि इसका जो तट है वो है दंतुरित तट। अब दंतुरित तट क्या होता है, जैसे ये भारत है अपना, ये तट है इसका, तो ये बहुत मतलब शार्प तट नहीं है, ये मतलब एकदम प्लेन तट है। और जबकि यूरोप में तट कैसे पाएगा, इस तरह से ऐसे पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, डॉकयार्ड बनाने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बंदरगाह बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, नेचुरल बंदरगाह मिल जाते हैं, जिससे व्यापार में जो है वृद्धि होती है। व्यापार में वृद्धि है, इसीलिए जो है यूरोप इतना जो है फल फूल रहा है, इतना ज़्यादा उसमें जो है डेवलपमेंट है। अब इसमें नेक्स्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे अपन अफ्रीका को। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे। इसको उठा देते पहले। अफ्रीका
अफ्रीका के बारे में क्या क्या है। ये है अर्थ 0 डिग्री, तो ये है अफ्रीका, लगभग इतना होता है अफ्रीका। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि इसको 0 डिग्री है जो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री इसको लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। सेकंड चीज़, यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से 23.5 डिग्री गुजरती है, यहाँ से 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ साउथ 23.5 डिग्री, ये साउथ 23.5 डिग्री, मतलब इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 3 रेखाएं गुजरती हैं। 3 रेखाएं कौन कौन सी हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ये तीनों रेखाएं जो इस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंट है, ये जो है चारों तरफ से वाटर लॉक्ड है, चारों तरफ से पानी से घिरा है, ये चारों तरफ से पानी से घिरा है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें बस ये 4-5 फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका, अमेरिका साइड, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका तरफ। देखिए ये 0 डिग्री यहाँ पे होगा, ये होगा नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ, और ये है साउथ अमेरिका। इनके बीच में जो वाटर बॉडी है वो है पनामा जल संधि, पनामा। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये है दक्षिण अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा, ठीक है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। और इसको हम यहाँ से देखेंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा कंप्लीटली पश्चिमी गोलार्ध में। और साउथ अमेरिका भी पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा। और ये है इसका लगभग 98 से 97% जो पार्ट है वो इसका पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट जो ऊपर निकल जाता है। इससे 0 डिग्री निकलेगा, 23.5 डिग्री निकलेगा, इससे निकलेगी कर्क रेखा, इससे निकलेगा 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट साउथ अमेरिका का वो ये है, यहाँ पर जो है अमेजन जंगल पाया जाता है, अमेजन जंगल। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में। दुनिया की सबसे बड़ी, लंबी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लॉन्गेस्ट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी कौन सी है और वो कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे पाया जाता है दुनिया का सबसे पावरफुल देश USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन देखेंगे। अभी यहाँ पर ये नहीं देख रहे कि इसमें कौन सी पर्वत चोटी कितनी बड़ी है, कौन सा क्या है। इसमें हमने एशिया में देखा था क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी थी, दुनिया की सबसे ऊँची चोटी थी, इसलिए हमने उसको देखा था। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया की पोजीशंस क्या क्या है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये 0 डिग्री, कल वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। फर्स्ट चीज़ तो इसकी ये होगी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। सेकंड चीज़, ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, चारों तरफ से पानी से लॉक्ड है ऑस्ट्रेलिया। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमने इसके बारे में कल पढ़ा था वो ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे।
यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस डे मनाया जाता है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमने कितने कवर कर लिए? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये हमने 6 कवर कर लिए। अब अपना 7वां बचा है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ये पाया जाएगा अपना पोल्स पे, ध्रुवों पे है, ये ध्रुवों पर है। दूसरी चीज़, ये कंप्लीटली जो है बर्फ़ से ढका हुआ है, और यहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते, मानव नहीं रहते। यहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं तो केवल जाते हैं वो रिसर्च के लिए। रिसर्च तो क्या भारत ने भी भेज रखा है? हाँ, गांगे और मैत्री, ये 2 हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं अंटार्कटिका में, और बाकी देशों के भी यहाँ पे चल रहे हैं। अंटार्कटिका में जाना जो है अलाउड नहीं है, बैन कर रखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों कर रखा है, अर्थ हमारी बैन इनका। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट्स थे, 7 कॉन्टिनेंट्स। ऑल द कॉन्टिनेंट्स वी हैव कवर्ड। सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिए हैं। एक इम्पोर्टेंट जो इसके फैक्ट्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं इसमें महासागर, ओशियंस के बारे में। ओशियंस में क्या क्या है? फर्स्ट चीज, ओशियन, महासागर। महासागर 5। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। एक मिनट रुकिएगा। फिर से आइए। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे महासागर। 5 महासागर हैं टोटल, जिनमें सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में अपन देखते हैं। तो ये लगभग वृत्ताकार है, वृत्ताकार। इसका जो शेप है वो है वृत्ताकार, सर्कल शेप में है। अर्थ है ये ऐसे है, इस टाइप में है। तो इस टाइप में है, तो इसमें एशिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। शेप मतलब मैं जो बनाऊंगा शेप वो ऐसे ही नहीं बनाता हूँ मैं, ये मेरे को पता है कि ये इसकी पोजीशन यहाँ पे है, इसलिए मैंने इस शेप को इस तरह से बनाया है कि जो प्रशांत महासागर है वो इस तरह से सर्कल शेप में है। सर्कल शेप में है तो ये इसके चारों तरफ कौन कौन आता है? इधर से आएगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब एशिया की और क्या खास बात है? यहाँ पे दुनिया का सबसे गहरा जो जगह है वो है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच को बोलते हैं गर्त, हिंदी में बोलते हैं गर्त, ट्रेंच। ये दुनिया का सबसे गहरा जो स्थान है वो ये है मैरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। अगला जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर ये है अपना यूरोप, तो ये है अटलांटिक। तो ये पड़ेगा यूरोप के चारों तरफ। यूरोप इससे इसके कनेक्ट होगा सिर्फ यूरोप। ठीक है। इधर अटलांटिक, पैसिफिक, ये अपना पैसिफिक आ जाएगा, और ये है अटलांटिक।
इसका जो साइज है वो किस टाइप का है, ये है एस टाइप में, मतलब ऐसे ऐसे एस, इंग्लिश वाला एस। तो ये प्रशांत और ये अटलांटिक, अटलांटिक में पड़ेगा सिर्फ यूरोप। सेकंड चीज़, यहाँ इसका जो तट मिलेगा ना, तट, वो है दंतुरित तट। दंतुरित मतलब दांत जैसे निकले होंगे उसमें, जैसे अपने दांत निकले होते हैं ना फेस में ऐसे, इस तरह से। इससे का फ़ायदा होता है वही जो हमने यूरोप कॉन्टिनेंट पढ़ा है तब पढ़ा था। इसमें जो है डॉकयार्ड्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, शिप्स रोकने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, छोटी छोटी शिप्स भी यहाँ पर रुक जाएंगी, तो व्यापार में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ये इसका फ़ायदा होता है। थर्ड जो अपना है वो है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। एक मात्र ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और वो किस देश के नाम पर है, हमारे देश के नाम पर। हमारे देश के नाम पर बहुत कुछ है, और एक उनमें से एक ये भी है कि ये हमारे देश के नाम पर है, ठीक है। ये यूरोप है, यहाँ पे एशिया है, तो ये पड़ेगा यहाँ पे हिंद महासागर। इधर पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, ये है अफ्रीका, ठीक है। तो हिंद महासागर इम्पोर्टेंट चीज़, ये इसके उत्तर में है एशिया, इसके नॉर्थ में तो है एशिया, इसके साउथ में या फिर ईस्ट में अगर हम देखें साउथ ईस्ट में, तो वो है साउथ या साउथ ईस्ट, इसमें है ऑस्ट्रेलिया। और इसके जो वेस्ट में देखें हम, पश्चिम में देखें, तो उसमें है अफ्रीका, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है। इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है, इम्पोर्टेंट इतना ही है फ़िलहाल के लिए। बाकी जो हम इसमें पढ़ेंगे वो मैप में पढ़ेंगे, मैप्स, जो हम मैप कंप्लीट उसको पढ़ेंगे एटलस को, तो इस मैप में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब अपने दो ओशियंस और आते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे ऊपर का मतलब है ये अर्थ है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे अंटार्कटिका, और ये अपना नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे एक ओशियन है, एक यहाँ पे ओशियन है। इसका ऊपर वाले का नाम है आर्कटिक। अभी आपने पढ़ा था कि आर्कटिक वृत्त जो है यूरोप से होकर निकलता है, तो ये अपना आर्कटिक महासागर है। और ये है अपना दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन बोलते हैं इसको, साउथ ओशियन, दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ पे है, ये देखिए, ये है नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल, और ये यूरोप के जस्ट ऊपर है, यूरोप के ऊपर, ऊपर का मतलब होता है नॉर्थ, तो ये यूरोप के नॉर्थ में है। इससे क्या और भी आएगा कोई, हाँ, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है ये, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और ये यूरोप है, ठीक है, ये इसके ऊपर है। अब देखिए नीचे वाले के बारे में, जो दक्षिणी महासागर है ये अंटार्कटिका से लेकर, अंटार्कटिका से 60 डिग्री साउथ अक्षांश, अक्षांश देशांतर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पे आएगी 60 डिग्री, ये नॉर्थ 90 डिग्री यहाँ पे, तो ये यहाँ तक तो आएगा अंटार्कटिका, और यहाँ से ऊपर है 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ तक है ये दक्षिणी महासागर, ठीक है। ये अंटार्कटिका के नॉर्थ में है, अंटार्कटिका इसके नॉर्थ में है, ये इसके भी नॉर्थ में है, ठीक है। इसके नीचे अब देखो, अब आपसे पूछ ले कि बाई चांस के आर्कटिक महासागर के साउथ में कौन कौन से आते हैं, तो साथ में आते हैं एशिया, ये यूरेशिया बोल सकते हैं इसको, ये यूरेशिया वाली प्लेट होती है, यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिला के यूरेशिया, और इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो ये साउथ में आ रहा है इसके नॉर्थ अमेरिका, ये इसके उसमें है। तो इसमें जो मैंने भी मैप जितने भी ड्रॉ किए हैं उसको सबके बारे में आपको ध्यान रखना। अब अपन एक इम्पोर्टेंट परिमंडल और पढ़ते हैं, वायुमंडल, फिर उसके बाद में कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, कौन माउंट एवरेस्ट पे पहले चढ़ा, कैसे कैसे चढ़े, तरीका नहीं बताएंगे। अब है अपना एनवायरनमेंट, पर्यावरण, लेकिन अपन पढ़ेंगे वायुमंडल। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन
इको नहीं, छोड़ो। सबसे पहले देखिए वायुमंडल। वायुमंडल की परतें, अर्थ का क्रस्ट, ये अपनी अर्थ है, तो यहाँ से जाते हैं। फर्स्ट लेयर आती है, सेकंड लेयर आती है, थर्ड लेयर आती है, फोर्थ लेयर, फिर आ जाता है स्पेस, जिसको बोलते हैं हम अंतरिक्ष। और इन लेयर्स को ही बोलते हैं हम वायुमंडल। वायुमंडल में लेयर 4, 5 हो जाती है बहिर्मंडल, उसको स्पेस ही बोल देते हैं बेसिकली। तो सबसे पहली जो लेयर है वो है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, इसमें क्या क्या होता है क्षोभमंडल में? इसमें होगी बारिश, धूल, आंधी, मिट्टी, जो भी है, जो अपने नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक परिघटनाएं, प्राकृतिक जितने भी फिनोमेना होते हैं वो होते हैं क्षोभमंडल में। जैसे बारिश है, आंधी है, तूफान है, वो सब यहीं पे हो लेते हैं। उसके बाद आती है अपनी समताप मंडल। समताप मंडल, तो समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में होते हैं, यहाँ पे उड़ते हैं सर प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी ओजोन परत। ओजोन मंडल या ओजोन परत। ओजोन का नाम सुनते हैं आपको पता चल गया होगा कि ये किस काम आती है। ये ओजोन किरणों को रोकती है और पृथ्वी पर जो है यूवी रेडिएशंस को रोकती है ये बेसिकली। इसके जो ऊपर है वो है आयन मंडल। ये 4 इसकी जो है इंपॉर्टेंट परत होती हैं। अब इनका देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब गहराई, घनत्व, घनी कौन सी ज़्यादा घनी है, उससे कम घनी कौन सी है, उससे कम घनी कौन सी है। तो ये बहुत पतली लेयर होती है, ये इससे भी थोड़ी बाहर मतलब मोटी होती है, ये उससे और भी मोटी है, सबसे ज़्यादा मोटी। तो इसका घनत्व जो ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, ना कि अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो मतलब अगर हम क्रस्ट से, पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो घटता है, ठीक है। ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक वायुमंडल का घनत्व घटता है, उसकी 4 परतें होती हैं, एक 5वीं परत होती है, इसको बहिर्मंडल भी बोलते हैं। बहिर्मंडल, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को स्पेस ही बोलते हैं, बेसिकली वो स्पेस ही आ जाता है, उसमें स्पेस की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो स्पेस की हो जाती हैं, ठीक है, वो बहिर्मंडल में होती हैं। अब हम देखें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। और हमने कल ही पढ़ा था कि ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 2 दिन पहले की क्लास में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है मात्र 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर ऊंचा है, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है उड़ रहा होता है। और इसकी टोटल लेंथ है वायुमंडल की, वो है 1600 किलोमीटर, लगभग 4 गुना, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। ये अपना वायुमंडल भी हो गया, जलमंडल, स्थलमंडल, इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स थे इस बुक के, वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही बताया गया है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, इसका काम क्या है। तो ऑक्सीजन का बेसिकली काम आग लगाने का होता है, आग जलाने का होता है, लगाने का नहीं, आग जलाने के लिए आती है। और ये अपनी ब्रीदिंग के लिए काम आती है, ब्रीदिंग, सांस लेने में इंसान को जो है ये काम आती है। CO2 भी ब्रीदिंग में काम आती है, लेकिन ये हमारी ब्रीदिंग में काम नहीं आती, ये आती है पेड़ के। ये पेड़ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो है प्रक्रिया है, उसमें जो CO2 काम आती है उसके लिए, और यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और ये जो चक्र है ये चलता रहता है। नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है और पेड़ों के लिए थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पेड़ों को पोषण प्रदान करती है। और ये सारी चीज़ें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स थे। एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है इसका माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों का, कौन कब चढ़ा था। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए अब ये है
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले चढ़ने वाले जो इंसान है वो हैं एडमंड हिलेरी। इन्होंने 29 मई को 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। फर्स्ट लेडीज़ जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो थी जुंको ताबेई। जुंको ताबेई ये हैं जापान की, जापान। ये 16 मई 1975, 16 मई 1975 को पॉलिटी में आप बताइए कि ये डेट है, ये क्यों फेमस है। पॉलिटी की एक क्वेश्चन है आपका, इसको बताना है कि ये क्यों फेमस है। मैं इतना भी बता देता हूँ, ये आर्टिकल 1 to 4 से कनेक्टेड है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये है 23 मई 1984। 23 मई 1984 को ये प्रथम भारतीय हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले थे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो है वो याद रखना कि जो महासागर के बारे में हम पढ़ रहे थे, महासागर, उसमें हमें 3 तरह की धाराएं होती हैं। 3 तरह की धाराएं या गतियां बोलते हैं इनको। 3 तरह की गतियां होती हैं। पहली है तरंग, वेव्स होती हैं उसमें। सेकंड चीज़ है अपना ज्वार और भाटा, पानी का उतरना और चढ़ना। मान लीजिए ये यहाँ पे इस तरह से एक सतह है अपनी, और यहाँ पे ओशियन वाटर है, ये ओशियन वाटर है। तो जब ये ज्वार में आती है, ज्वार में, तो ज्वार तो ऊपर जाता है पानी, जब भाटा आता है तो ये वापिस आ जाती है। तो तरंगे जो हैं इसमें चलती रहती है। जैसे कि ये पानी है, आप इसमें कोई भी पत्थर फेंकेंगे तो ये तरंगे चलती रहती है। और ये है कि महासागर का पानी हमेशा गतिशील रहता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, महासागर का पानी रुका हुआ नहीं रहता। वो बात अलग है कि अंदाजे से न नापिए हमारी गहराइयों को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं, लेकिन ये चलता हुआ दरिया फिर भी गहरा है। सेकंड चीज़ है यहाँ पे धाराएं, महासागरीय धाराएं। इन सब के बारे में अपन जो है आने वाले क्लासेस में सारा डिटेल में पढ़ लेंगे। ये अपना मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से। ये इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स थे, ठीक है। अब रही बात अपना ये कब ख़त्म होगा, ये कल ख़त्म हो जाएगा। कल वाली क्लास में ये जो है कल ख़त्म हो जाएगा। इसमें अपन को कल एक लास्ट चैप्टर है हमारा भारत, उसमें ये ख़त्म हो जाएगा। उसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा, PYQ एंड PDF भेज दी जाएगी आपको टेलीग्राम पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। मैं भी अपना बेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लग रहे हैं मैं सारे कवर कर रहा हूँ NCERT के। मैं आपको मतलब लिख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब पहले से लिखा हुआ नहीं पढ़ा रहा हूँ, PDF से रीड करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद पढ़ के पढ़ रहा हूँ, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपना मतलब ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको PDF मिलेगी उसमें 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि वो हमने राजस्थान की PDF डाल रखी है। हम मतलब राजस्थान की जो NCERT जो हमने राजस्थान में जो पढ़ाई जाती थी पहले उसको डाल रखी है। उसमें 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, तो आप चाहे तो उनको रीड भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई उसका इश्यू नहीं है। ये अपने NCERT के इतने ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। एक चैप्टर और बचा है अभी, और कल वाली क्लास में जो मैं आपको उसको कंप्लीट करवा दूँगा। थैंक यू।